कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा जीवों में जनन पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जीवों में जनन का पार्ट थर्ड और इस अध्याय का लास्ट पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसका ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट के बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें। लाइक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आएंगी वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड जीवों में जनन फर्स्ट अध्याय का पार्ट थर्ड। तो इसमें हमने इससे पहले बताया आपको अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन की विधियाँ, कायिक जनन की विधियाँ। तो इस चैप्टर में जो पहले पढ़ चुके हैं वो वीडियोज़ आपको मैं भेज चुका हूँ, बता चुका हूँ। इसके बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसमें दो जनक होते हैं जो विपरीत लक्षणों वाले होते हैं, विपरीत लिंग वाले होते हैं। इनके युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर यह नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम कह सकते हैं तो विपरीत लक्षणों वाले जनक मिलकर एक नई संतति का उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि ये विपरीत लक्षणों वाले जो होते हैं, जैसे कि नर और मादा, ये दोनों अपने अपने नर लिंग से नर युग्मक बनेंगे और मादा लिंग से मादा युग्मक बनेंगे, और दोनों आपस में मिलकर के संलयन होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक भ्रूण बनेगा। भ्रूण के बनने के बाद कुछ समय बाद उससे एक नया जीव उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, तो नए जीव की उत्पत्ति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के थ्रू आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और इस बार फिर समझा चुका हूँ। और इसमें कुछ बातें और भी है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक तो ये जो अलैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉन्टिक रिप्रोडक्शन होता है। द्विगुणित होता है डिप्लॉन्टिक। जैसे कि इसमें 2n होता है, इसमें भी 2n होता है। जैसे ही इनका अपनी अपने युग्मक यानी कि अपने अपने गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में ये n रह जाएगा और ये वापस से मिलकर के 2n बनाते हैं। यानी कि जब संतति उत्पन्न होती है तो वापस से आधा इनके पास से आधा इनके पास से लक्षण पहुंचते हैं और 2n संतति उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो इसमें यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और दूसरा है कि ये द्विगुणित होते हैं। लैंगिक जनन के अंदर उत्पन्न होने वाली संतति क्या होती है, एक तो फर्स्ट में जो होता है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और इसमें द्विगुणित लिंग गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित गुणसूत्र। जैसे 46 इसके होते हैं, 46 इसके होते हैं और 23 विभाजित होंगे यहाँ से, और 23 मिलकर के फिर से 46 बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि
ठीक है दोस्तों, आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि इसमें नर भाग से नर युग्मक बनते हैं और मादा भाग से मादा युग्मक बनते हैं, और दोनों मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, यानी कि जाइगोट, जो हमेशा दो कंडीशन होती है इसमें। ये एक तो हमेशा द्विगुणित होता है। क्या होता है दोस्तों? द्विगुणित होता है। एक तो ये हमेशा द्विगुणित होता है, और तीसरा है ये हमेशा अर्धसूत्री इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चल के इसमें समसूत्री विभाजन भी होता है, बट अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से लैंगिक जनन में नई संतति उत्पन्न होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल और एकलिंगी यूनिसेक्सुअल। द्विलिंगी क्या होते हैं फ्रेंड्स? द्विलिंगी क्या होते हैं? जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित होता है, यानी कि द्विलिंगी प्राणी वो होता है जब उसमें एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि द्विलिंगी प्राणी का एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। केचुआ हो गया, लीची हो गया, स्पम हो गया, जोक हो गया, और टैपवर्म के सभी, मतलब जो टैपवर्म होता है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। इनमें से केचुआ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केचुआ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी एग्जाम्पल सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन केचुआ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। एक ही प्राणी में नरलिंग व मादालिंग एक ही प्राणी में पाया जाता है और संलयन होकर एक नया संतान बनाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये द्विलिंगी जो बाइसेक्सुअल होता है, इसमें एक प्राणी होता है और एक ही प्राणी से, मतलब एक ही प्राणी के अंदर जो है नर भाग व मादा भाग होता है। मतलब एक ही प्राणी के भी पास नर भाग व मादा भाग होता है, और इन दोनों में, मतलब ये दोनों आगे चल के मिलते हैं, संलयन होता है, और संलयन होकर के एक नया संतान उत्पन्न कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि एक इसी टाइप का नया संतान उत्पन्न कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि द्विलिंगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल इसके हमने आपको बता ही दिए। इसके बाद बात करते हैं एकलिंगी। तो एकलिंगी में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, यानी कि नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में, जैसे मनुष्य में नर भाग नर के पास होता है और मादा भाग मादा के पास होता है, और दोनों अलग अलग होते हैं। एक अनुकूल परिस्थिति आने पर मिलते हैं आपस में आके, और मिलने के बाद एक नई संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, इसमें स्पष्ट दिखाई रखा है मैंने। इसका ऐसा एग्जाम्पल है मनुष्य है और तिलचट्टा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मनुष्य और तिलचट्टा। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती है। 3 घटनाएं कौन कौन सी होती है ये जान लेते हैं हम दोस्तों। कि 3 घटनाएं होती है। पहली है निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन से पहले जो होने वाली घटना होती है वो कहलाती है निषेचन पूर्व घटना। ओके दोस्तों, दूसरा है निषेचन, यानी कि निषेचन कैसे होता है, कब होता है, ये हो गई दूसरी घटना। और तीसरी है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन होने के बाद, यानी कि युग्मकों के मिलने के बाद जो घटना होती है वो क्या होती है। हम इन तीनों घटनाओं को विस्तार से जानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो पहली हेडिंग डालते हैं हम निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है दोस्तों? निषेचन पूर्व घटना जो है ये होती है निषेचन से पहले की घटना। और निषेचन से पहले क्या होता है दोस्तों? हम सभी नॉर्मली जानते हैं कि निषेचन से पहले क्या होता है। निषेचन के पहले जो होता है तो इसके अंतर्गत जो होता है उसमें मुख्य रूप से दो घटनाएं होती है। एक तो होता है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, और एक होता है युग्मक स्थानांतरण यानी कि निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत दो घटनाएं होती है। एक घटना होती है युग्मक जनन यानी कि युग्मक का जनन होता है, नाम से स्पष्ट होता है युग्मक जनन यानी कि युग्मक का जनन, युग्मक की उत्पत्ति। और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण यानी कि युग्मक कैसे पास में आके मिलते, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे तभी तो स्थानांतरण होगा युग्मक का। तो दूसरी घटना है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, तो हम फर्स्ट वाली घटना में गैमेटोजेनेसिस में कह सकते हैं युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक निर्माण कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब कैसे होता है दोस्तों, ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक छोटा सा डायग्राम देखें कि युग्मक जनन की जो घटना होती है तो इसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये नर भाग है, ये मादा भाग है, और ये आगे चल के दोनों बनेंगे तो युग्मनज बनेगा। लेकिन इनके मिलने से पहले नर और मादा यानी कि हम कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये नर भाग है, तो नर भाग में क्या होता है नर जनन बनेगा, नर भाग में नर युग्मक बनेंगे, मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण होगा। यानी कि नर भाग में नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि नर भाग में नर युग्मक का निर्माण होता है तो उसे नर जनन कहते हैं, नर युग्मक जनन कहते हैं। मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है तो उसे हम कह सकते हैं मादा युग्मक जनन। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि नर और मादा भाग में मतलब कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया जो है युग्मक जनन कहलाती है। यानी कि नर और मादा भाग में ही युग्मकों का निर्माण होता है और इसे ही हम युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? नर युग्मक का नर भाग में होगा, मादा युग्मक का मादा भाग में होगा। ठीक है दोस्तों, इससे अतः हम कह सकते हैं कि जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है उसे हम कह सकते हैं कि युग्मकों का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, युग्मकों के जनन की जो प्रक्रिया है वो युग्मक जनन कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है दोस्तों? इस प्रक्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक से मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब एक दूसरे से मिलते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया में क्या है, नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिलता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आकर मिलता है। तो यह स्थान परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो स्थानांतरण कहलाती है दोस्तों। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक को जब मिलना है तो नर भाग से निकल के मादा भाग से निकल के यहाँ तक आना पड़ेगा आपस में मिलने के लिए। तो जो यहाँ से यहाँ तक आने की जो स्थान परिवर्तन हो रहा है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप अच्छे से इस बात को। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, युग्मकों के प्रकार। तो मुख्य रूप से युग्मकों के 3 प्रकार होते हैं, समयुग्मकी आइसोगेमेट, असमयुग्मकी एनाइसोगेमेट और विषम युग्मकी ओगेमस।
ओगेमस, यानी कि 3 टाइप के युग्मक होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं हम। समयुग्मकी जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। यह ऐसे युग्मक है जिनमें नर व मादा युग्मक आकार व परिमाण में समान होते हैं, तो समयुग्मकी कहलाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, जैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है मैंने, उसमें समझा रखा है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक परिमाण और समान, यानी कि आकार और परिमाण में एकदम समान होते हैं। आगे चलकर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर युग्मनज बनाते हैं, यानी कि एक नई संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसा होने के लिए इन युग्मकों में एक कशाभिका पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि n + n = 2n, यानी कि ये कहलाता है समयुग्मकी। समयुग्मकी यानी कि n और n, देखिए जैसे एक n नर बाघ का हो गया, एक n मादा बाघ का हो गया, ये आगे चलकर युग्मक बनाएंगे एक एक n, उसके बाद 2n में परिवर्तन हो जाएगा तो युग्मनज बन जाएगा, यानी कि नई संतति उत्पन्न हो जाएगी। तो हो गया ना n + n = 2n। ठीक है ना दोस्तों, तो यह प्रक्रिया कहलाती है समयुग्मकी की। अब इसके लिए समयुग्मकों की जो फर्स्ट युग्मक का प्रकार है उसमें मैंने आपको बता ही रखा हूँ कि इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स जब कशाभिका उपस्थित होती है, यानी कि समयुग्मकी में यह कशाभिका पाई जाती है। जब कशाभिक होते हैं तब हम कह सकते हैं कशाभिका होती है, तो हम कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। और अकशाभिक को बोलते स्पाइरोगायरा, यानी कि अकशाभिक समयुग्मकी किसमें पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में, और कशाभिका युक्त समयुग्मकी किसमें होता है, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं असमयुग्मकी। असमयुग्मकी, असमयुग्मकी, इसमें दोनों नर व मादा का बाह्य आकार समान होता है एवं परिमाण भिन्न होता है तथा दोनों कशाभिकीय हो। मतलब असमयुग्मकी आइसोगेमस, इस टाइप के युग्मक प्रकार में क्या होता है कि इसमें युग्मकों का जो बाह्य आकार होता है वो तो समान होता है, परंतु परिमाण भिन्न होता है और ये दोनों कशाभिकीय होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, उसमें समझा देता हूँ आपको कि युग्मकों का मतलब आकार दोनों का एकदम समान है, यानी कि दिखने में वो दोनों एक जैसे है, कोई डिफरेंट नहीं है। आगे चल के मिलेंगे और एक नई संतान उत्पन्न करेंगे। ठीक है, बट इनका परिमाण, यानी कि इसमें एक छोटा होगा और एक बड़े आकार का, मतलब इनका परिमाण जो है वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा थोड़ा। मादा युग्मक बड़ा होगा, नर युग्मक छोटा होगा, और ये आगे चल के विभाजित होंगे तो मिलेंगे और मिलके विभाजन करेंगे, विभाजन करके एक नई संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के असमयुग्मकी में एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और बाउनी। क्लेमाइडोमोनास बाउनी एक क्लेमाइडोमोनास की ही प्रजाति है, उसमें भी इस प्रकार का वो युग्मक जनन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है
विषम युग्मकी यानी ओगैमस। ओगैमस। तो विषम युग्मकी क्या होता है दोस्तों? विषम युग्मकी यानी कि ओगैमस नर व मादा दोनों भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि इसमें आकार भी भिन्न होगा और परिमाण भी भिन्न होगा। यानी कि दोनों की जो आकार यानी कि संरचना होगी, परिमाण यानी कि साइज जो होगा, दोनों का अलग अलग होगा, भिन्न होगा दोनों का, और इनसे उत्पन्न होने वाली संतान भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है उस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ये एक मादा युग्मक है, मादा युग्मक बिल्कुल आकार और संरचना में बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से नर युग्मक है, नर युग्मक भी आकार और परिमाण में बिल्कुल अलग है, और ये इन दोनों के मिलने से भी नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नई संतति का निर्माण होता है इन दोनों के मिलने से भी। मादा युग्मक जो है वो अंडकोश क्या बनाएगा, नर युग्मक जो है वो शुक्राणु बनाएगा, और दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद विभाजन होगा, विभाजन होने के बाद नई संतति बनेगी, यानी कि नई संतति उत्पन्न होगी। इस प्रकार के युग्मक जनन में जो एग्जाम्पल है वो है कारा और उडोगोनिया, मनुष्य इत्यादि। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ भी सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं युग्मक जनन, अलैंगिक जनन की पहली घटना पूरी हो गई है, जो थी निषेचन पश्च घटना, निषेचन पूर्व घटना। अब हम बात करेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? देखिए, निषेचन, निषेचन क्या होता है? नर व मादा युग्मक संलयन होते हैं, इससे युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी कि डिप्लॉयटिक जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी कि नर और मादा भाग से युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मक बनकर आगे चलकर आपस में मिलते हैं, और उस मिलने के बाद जो प्रक्रिया होती है मिलने की, उसको बोलते हैं हम युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी कि ये युग्मक जनन जो होता है वही प्रक्रिया कहलाती है निषेचन दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक नर है, ये मादा है, नर और मादा। नर से बनेंगे नर युग्मक, नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक बनेंगे, और ये आगे चल के दोनों मिलेंगे, यानी कि संलयन होगा, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। ठीक है दोस्तों, तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि निषेचन क्या होता है। निषेचन, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात भी है दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, रोटीफर्स, कुछ पक्षी, टर्की, छिपकली में निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों कि कुछ टाइप के जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, इनमें मधुमक्खी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मधुमक्खी है, छिपकली है, रोटी फर्श है, पक्षी है। इनमें बिना निषेचन के ही यानी कि मादा भाग से ही नई संतति का उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, वो अनिषेक जनन कहलाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है दोस्तों।
यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। मतलब इस प्रकार के जनन में, अनिषेक जनन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी होती है, एन होती है, और एन होगी तो अगुणित होगा। जैसे कि कोई मधुमक्खी है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी एन ओनली। ऐसे नॉर्मली 2n होती है, इसमें ओनली n होगी, और n यानी कि आधी होती है तो इसमें ये अगुणित होती है। ए जैसे वहाँ पे दुगुणित हुआ था, अभी हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉयड जाइगोट यानी कि द्विगुणित होता है, इसमें होता है अगुणित। अगुणित अगुणित फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इसमें। एक तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और अगुणित गुणसूत्र होते हैं, अगुणित। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि किसी भी प्राणी के शरीर से बाहर निषेचन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि बॉडी से बाहर होने वाली प्रक्रिया को बाह्य निषेचन, यानी कि नाम से स्पष्ट है, शरीर से बाहर होने वाली निषेचन की क्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल है शैवाल, मछलियाँ, उभयचर प्राणी, जल स्तर प्राणियों में। इसके बाद है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन यानी कि प्राणी के शरीर के भीतर निषेचन की प्रक्रिया हो, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्सों, फंजाई है, सरीसृप है, पक्षी है, कुछ पादप है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मनुष्य, लगभग सभी स्तरीय जीव इसके एग्जाम्पल है। इस प्रकार के जनन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक नर और मादा के शरीर के भीतर मिलते हैं, मादा के शरीर के भीतर मिलते हैं और मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, निषेचन पश्य घटनाएं, यानी कि हम अलैंगिक जनन की 2 घटनाएं पढ़ चुके हैं अब तक, निषेचन पूर्व घटना निषेचन, और निषेचन पश्य। यानी कि निषेचन पूर्व में हमने पढ़ा कि निषेचन में पूर्व घटना में हमने पढ़ा कि युग्मक कैसे बनते हैं, युग्मक स्थानांतरण कैसे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा निषेचन, तो निषेचन में हमने कि युग्मक का आपस में कैसे मिलते हैं, उसमें 3 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो गैमेट्स मिलने के बाद, यानी कि युग्मकों के मिलने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि निषेचन होने के बाद जो घटना है वो कहलाती है निषेचन पश्य घटना। युग्मक जो बना उसमें समसूत्री विभाजन होता है और भ्रूण का विकास होता रहता है। युग्मनज विकास करके भ्रूण बना लेता है, उसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव क्या होता है, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, उसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्त कि युग्मनज जो बना, यानी कि निषेचन की जो घटना थी उसमें युग्मनज यानी कि जो दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले, संलयन होकर युग्मनज बनाया, तो युग्मनज जो बना उसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के बाद भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज विकास करके भ्रूण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी कि समसूत्री विभाजन होता रहता है और उस विभाजन के होते लगातार विभाजन होता रहता है, विभाजन होते होते वो एक भ्रूण बना लेता है। भ्रूण बनने के बाद उस भ्रूण को हम कहते हैं भ्रूणोद्भव। और भ्रूणोद्भव क्या कहता है, भ्रूणोद्भव कैसे कहते हैं, युग्मनज विकसित होकर के एक भ्रूण का निर्माण करता है, उसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे 2 प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो जाती है कि एक तो होता है विविपेरस यानी कि अंडप्रजक, और एक होता है ओविपेरस यानी कि अंडप्रजक, और एक होता है विविपेरस यानी कि सजीव प्रजक। ये क्या होता है, अब जब युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है तो उसे हम अंडप्रजक कहते हैं। युग्मनज का यानी कि निषेचन तो शरीर के अंदर हुआ, लेकिन भ्रूण का विकास यानी कि जो
बच्चा निषेचन होने के बाद जो बच्चा का विकास होता है, भ्रूण यानी कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण से बच्चे उत्पन्न होने तक, मतलब बच्चा बनने तक की जो प्रक्रिया है वो शरीर के बाहर हो रही है, उसको कहेंगे हम ओविपेरस यानी कि अंडप्रजक। और इसके एग्जाम्पल है सरीसृप और पक्षी। इसके बाद बात करते हैं हम सजीव प्रजक यानी कि विजिपेरस। ऐसे जीव जिनके युग्मनज का निर्माण विकास शरीर के भीतर होता रहता है, तो इसे हम सजीव प्रजक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्तनधारी और मानव, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में जो निषेचन हुआ और भ्रूण बना, और भ्रूण बनने से और बच्चा पैदा होने तक, यानी कि बच्चा उत्पन्न होने तक जो प्रक्रिया है वो मादा के शरीर के अंदर ही होती है। इस प्रक्रिया को हम विविपेरस कहते हैं, सजीव प्रजक। इसके एग्जाम्पल जो है वो मैं बता ही चुका हूँ, स्तनधारी और मानव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया है वो आज पूरा हो चुका है, जीवों में जनन। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 3 यूनिट बताई थी मैंने, उनमें से फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है आज। सेकंड यूनिट हम फिर से सेकंड यूनिट की जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और उसके बाद लास्ट रहेगा मानव जनन। ठीक है दोस्तों।